हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं तरुणा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, राय स्मार्ट का ये यूट्यूब चैनल है और राय स्मार्ट का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको हर रोज़ 3 घंटे की लाइव क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट के साथ साथ आपको जेनरिक टॉपिक वीडियोस और बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप 82827099 इस नंबर पर कॉल कर लेना। और जब आप कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेंगे और मेरा कोड यूज़ करेंगे TB500 कोड को यूज़ करने से आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी में काफ़ी डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए बच्चों, करते हैं आज की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो हर रोज़ प्रैक्टिस करें, अपना टाइम बिल्कुल भी इधर उधर वेस्ट नहीं करें। हमारे चैनल पर काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी क्लासेस होती है उस पर पढ़िए आप अच्छे से और टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। तो जो टाइम है, जो इंटरनेट है, जो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, उसको आप अपनी पढ़ाई में ही यूटिलाइज़ कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पेनाइन जो यूरोप में पर्वत है, एप्लाचियन जो अमेरिका में है और अरावली जो भारत में है, ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं। द पेनाइन इन यूरोप, अपलाइन इन अमेरिका एंड अरावली इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ विच माउंटेन। पुराने पर्वत है ये, युवा पर्वत, मोरदार या फिर ब्लॉक पर्वत। तो बच्चों, पर्वतों की भी क्या होती है, अवस्थाएं भी होती है। पर्वतों का भी निर्माण होता है, तो निर्माण के आधार पर, अवस्थाओं के आधार पर जो पर्वत है उसके अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पर। तो जो ये सभी पर्वत है ये ओल्ड माउंटेन है। ये क्या है, आपके पुराने पर्वत है, ये ओल्ड माउंटेन है। इनके समय के पर्वत पृथ्वी पर बाकी नहीं है। अगर बात करें युवा पर्वत, तो हिमालय युवा पर्वत है, यंग माउंटेन है, क्योंकि उसका निर्माण वर्तमान में भी जारी है। ठीक है बच्चों। मोरदार पर्वत जो वलित पर्वत है या जो उनकी उत्पत्ति चट्टानों में मोड़ के पड़ने से हुई, उनको कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत जिनकी उत्पत्ति भ्रंश के पड़ने से, दरारों के पड़ने से होती है। तो अलग अलग तरह के पर्वतों की उत्पत्ति हुई, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में पहुँचता है। इन विच स्टेट डू द मानसून अराइव फर्स्ट। तो देखिए, भारत मानसूनी जलवायु का ही एक देश है और 5 जून के आसपास भारत में सबसे पहले मानसून पहुंचता है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका केरल, तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। किस राज्य से, यहाँ पर आपका पड़ेगा केरल। ये मानसून है देखिए, और ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, और ये आपका साउथ। तो इसको साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून या अरब सागर का मानसून भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अरब सागर का मानसून किस राज्य में सबसे पहले पहुंचता है, किस तारीख के आसपास पहुंचता है। तो 5 जून जो है वो फिक्स नहीं है, कभी कभी पहले भी, कभी कभी इस तारीख को भी, कभी कभी इसके बाद भी, पर अप्रोक्स टाइम यही है। और भारत मानसूनी जलवायु का ही एक देश है। निम्नलिखित में से इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, तो इनमें से किसको मानसूनी वन कहा जाता है। आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। तो आप किनको मानसूनी फॉरेस्ट कहोगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, कच्छ वन या कंटीली झाड़ियाँ। तो प्यारे बच्चों, जो वन है, वनों को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है। आप जानते हैं, वनों को उच्च आवाज प्रभावित करता है, तापमान, सिंचाई, मृदा, बहुत कुछ प्रभावित करता है। तो जो मानसूनी वन है उनको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो भारत में भी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, जो भारत में वन है वो अपनी पत्तियां कुछ समय के लिए गिरा देते हैं। जिन पेड़ों की पत्तियां हमेशा रहती है, जो कभी भी पत्तियां नहीं गिराते, वो सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। वो आपको भूमध्य रेखा के आसपास पृथ्वी के धरातल पर मिलेंगे सबसे ज़्यादा, और भारत के उस हिस्सों में मिलेंगे जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। केरल में मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में, असम में, मौसिनराम में। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर आपके सदाबहार वन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्य उदय का उद्योग कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। तो जो इनमें से कौन सा उद्योग है जिसको सूर्य उदय का उद्योग कहा जाता है। तो बच्चों, जो ये सूचना प्रौद्योगिकी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को
क्या कहा जाता है, सूर्य उदय का उद्योग कहा जाता है, क्योंकि जो उद्योग है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है, जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी उद्योग की वजह से, इसी इंडस्ट्री की वजह से हम और आप दूर दूर होते हुए भी जुड़े हुए हैं और आप बहुत दूर बैठ के हमसे पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये ही तो है, इसी की वजह से। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन वाली है, इसका लगातार प्रयोग बढ़ता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सूर्योदय का उद्योग, ठीक है, जिसका विकास हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर विकास की बात करें कम्युनिकेशन वाले, आपकी जो डिजिटल इंडिया है, देखिए इंडिया में भी डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, तो सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं। तो इसलिए इसको बढ़ता हुआ, उगता हुआ सूर्योदय का उद्योग किसी भी तरह के नाम से पुकारते हैं। समझ में आया? जो भी बच्चे हमें रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी कमेंट जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन करें, क्योंकि हर क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलता है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी मिल जाए आपको। हर जगह हम इंफॉर्मेशन देने के लिए बच्चों के लिए बैठे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, जो झील और राज्य दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ एक मैच सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लेक एंड स्टेट इज करेक्टली मैच्ड। तो आप देखिए इनमें से कौन सी झील किस राज्य में है, ये मैच सही है। तो इनमें से केवल अगर बात करें तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में है, केवल ये ही ठीक है, बाकी गलत है। उदय सागर झील कहाँ पर है आपकी, राजस्थान में। डिडवाना राजस्थान में। कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश में है। तो बाकी मैच गलत है, सिर्फ लोकटक झील मणिपुर राज्य में है, जिसमें तैरते हुए द्वीप भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में उद्योग जूट प्रमुखतः कहाँ पर केंद्रित है। इन इंडिया जूट इंडस्ट्रीज मेनली कंसंट्रेटेड इन। तो भारत में जो जूट उद्योग है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में बसा हुआ है, एक तरह से यह स्थापित है। तो सबसे ज़्यादा जूट उद्योग की अगर बात करें तो वो आपके पश्चिमी बंगाल में है, इन वेस्ट बंगाल। जूट तो आपने देखा होगा, जूट से गद्दे बनते हैं, डोरमेट बनते हैं, थैले बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं। तो भारत में क्या था पहले बच्चों, भारत में क्या था, ये भारत का बांग्लादेश है, ये भारत का बांग्लादेश था पहले, और ये आपका पश्चिमी बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल, और ये दूसरा देश है आपका बांग्लादेश। तो पहले ही पूरा आपको पता ही एक साथ जुड़े हुए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह सब एक ही साथ तो जुड़े हुए थे। तो लेकिन क्या हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद ये बांग्लादेश भारत से अलग हुआ। तो भारत में जो जूट वाला एरिया था वो सारा का सारा बांग्लादेश में चला गया। अब भारत में जो जूट वाला एरिया बचा वो केवल पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, इस हिस्से में बचा हुआ है। लेकिन भारत में आज भी सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में। बाकी जब भारत में ये भी हिस्सा जुड़ा हुआ था तो भारत बहुत अधिक मात्रा में जूट का उत्पादन करता था, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, आप हमारे साथ जुड़ के पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के द्वारा, ठीक है बच्चों। और इस क्लास में भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट देखते हैं। सफल होने के लिए आपको ज़रूरी है आप हमेशा टीचर के साथ, बुक्स के साथ पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौरमंडल का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल में क्या है, सौरमंडल के केंद्र में तो सूर्य होता है, सेंटर की अगर बात करें तो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं ग्रह, ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं उपग्रह, और क्या मिलते हैं यहाँ पर, तारे मिलते हैं। तारे के बाद आपको क्या मिलेंगे, क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको उल्का पिंड मिलेंगे, यहाँ पर आपको सूर्य मिलेगा, 9 ग्रह मिलेंगे, और भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपको सौरमंडल में निहारिका नहीं मिलेगी, नेबुला ये नहीं मिलेगी। नेबुला क्या है आपका, जहाँ पर आज ब्रह्मांड है बच्चों, वहाँ पहले केवल हीलियम, हाइड्रोजन और धूल के कण थे। हीलियम, हाइड्रोजन, धूल के कणों का एक ठोस पिंड तैयार हुआ जिसको नेबुला कहा गया। तो नेबुला में जब विस्फोट हुआ तब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो नेबुला को आप एक विस्फोटित तारा भी कह सकते हो, या हीलियम, हाइड्रोजन और सैंड पार्टिकल्स का ठोस पिंड भी आप कह सकते हो। क्वेश्चन में पूछते हैं कि विस्फोटित तारे को आप क्या कहोगे, या इनमें से अगर यही ऑप्शन है, और क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, इनमें से विस्फोटित तारा क्या है। तो विस्फोटित तारा क्या है आपका, निहारिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है। व्हेन डज सोलर इक्लिप्स हैपन।
तो सूर्य ग्रहण, तो देखिए बच्चों ग्रहण शब्द की अगर बात करें तो ग्रहण का मतलब होता है रुकावट। तो अब होता क्या है, हमारी पृथ्वी पर जो भी प्रकाश है जिसमें आप और हम काम कर रहे हैं वो सूर्य से आता है, लेकिन जब पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है, चंद्रमा। चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आना रुक जाएगा उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो बीच में आया हुआ है। तो वेरी सिंपल, इनमें से कौन सा आ जाएगा, जब चंद्रमा, ऑप्शन ठीक आ जाएगा, ठीक, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है, सूर्य है ये आपका, और प्रकाश पृथ्वी पर आता है बिल्कुल डायरेक्ट, लेकिन घूमते घूमते चंद्रमा, क्योंकि ये घूमता है, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका मून। जैसे ही मून आया तो अब प्रकाश के मार्ग में रुकावट हुई। रुकावट या अवरोध को ही हम बोलते हैं ग्रहण, ठीक है बच्चों। और चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता, वो भी सूर्य से प्रकाश लेकर फिर पृथ्वी पर वापस करता है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, ऑन विच डेट नाइट एंड डे आर इक्वल ऑन द अर्थ। तो आप जानते हैं जो दिन और रात है बच्चों वो किसकी वजह से होते हैं पृथ्वी पर, दिन और रात पृथ्वी पर होते हैं सूर्य के प्रकाश की वजह से। जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश होगा वहां पर दिन, जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहां पर रात। और ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी भी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है, सूर्य भी घूमता है आकाशगंगा की तरफ, ठीक है ना, आकाशगंगा की चारों तरफ, तो हर चीज सौरमंडल में घूमती है। तो सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा नहीं पड़ता, बल्कि वो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर पड़ता है सूर्य का प्रकाश। तो होता क्या है, तो अलग अलग, कहीं पर दिन है फिलहाल, कहीं पर रात है, लेकिन दिन रात बराबर होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च बच्चों, ये दो ऐसे दिन हैं जिस दिन पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात, 12 घंटे की रात होगी। ऐसा केवल 2 दिन होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इस समय सूर्य किरणें कहाँ पर सीधी पड़ेंगी, इस समय सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं आपकी कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। इस वाले दिन को, इन दोनों ही दिन को आप क्या बोलोगे, विषुव। क्वेश्चन में पूछते हैं जिस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उन दिनों को आप क्या कहते हैं, तो वो दिन क्या है, इक्विनोक्स या विषुव। तो याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर विषुव है। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, बाकी कभी पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होते। कहीं पर दिन निकला है, कहीं पर रात है, कहीं पर शाम है, कहीं पर दोपहर है, हर चीज़ बदलती रहती है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द का अर्थ क्या है और किस भाषा से लिया गया है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द वर्ड सुनामी रिलेटेड। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो बच्चों जो सुनामी है वो जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द। सुनामी का अर्थ क्या होता है, सुनामी का अर्थ क्या होता है, याद रखना समुद्री लहरें। सुनामी का अर्थ क्या है, समुद्री लहर। कैसी समुद्री लहरें, ये आपका समुद्र है यहाँ पर, और जब समुद्र से लहरें उठकर, और ये आपका स्थल खंड है, अब क्या होगा, समुद्र से लहरें उठकर स्थल खंड पर आकर गिरे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुनामी, ठीक है। और सुनामी, ये जल जो ऊपर उठ रहा है इसका कारण क्या है, तो समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी आते हैं, समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी भी आते हैं, भूकंप भी आते हैं। तो इसकी वजह से जब ज्वालामुखी में विस्फोट होगा, जलवाष्प भी निकलता है, तरल मैग्मा भी निकलेगा, और प्रेशर से जब ये धरती से निकलेगा तो समुद्र के जल को ऊपर उठाएगा और स्थल खंड पर लाकर गिरेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सुनामी, और बहुत ज़्यादा विनाश भी करते हैं ये सुनामी, ठीक है। इस याद रखना, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है, द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच सिस्मिक वेव आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। तो आप जानते हैं जो भूकंप है, भूकंप का कारण
पृथ्वी के अंदर होता है। जब चट्टानें पिघलती हैं, फिसलती हैं या कोई भी कारण हो भूकंप की उत्पत्ति का, वो पृथ्वी के अंदर होगा, ठीक है। तो और हमें, लेकिन हम कहाँ पर है, ये पृथ्वी का धरातल है, जहाँ पर आप रहते हैं, हम रहते हैं, वो पृथ्वी का बच्चों धरातल है। तो हमें यहाँ पर महसूस होगा। तो जब यहाँ से निकलकर तरंगे और यहाँ पर भूकंप आएगा, तो जिस स्थान पर, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भूकंप का कारण होगा, लेकिन जो महसूस करेगा वो मानव करेगा, और मानव कहाँ रहता है, पृथ्वी के बाहर, ठीक है ना, पृथ्वी के धरातल पर रहता है। तो जिस स्थान पर पहली बार भूकंप को महसूस किया जाए उसको आप बोलते हैं इपी सेंटर। क्या बोलते हैं आपको, इपी सेंटर, ठीक है, अधिकेंद्र उसको कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। और भूकंप मूल, ओरिजिन ये हो जाएगा आपका, फोकस ये हो जाएगा, और सिस्मोग्राफ तो कोई है ही नहीं, सिस्मोसाइट का कोई मतलब नहीं है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप नापने का यंत्र, और भूकंप को आप किससे नापते हो, रिक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बच्चों सभी को याद होगा, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय पर्वत का एक भाग है। कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में, नेपाल देश में। लेकिन ये ऊंचा हो गया, अब पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पर्वत, तो क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज, और कहाँ पर है ये, दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वत कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है आपका, जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ऊंचा नहीं, तो आजकल एग्जाम में ऊंचा भी पूछते हैं और लंबा भी, तो आपको ऊंचा याद है, लंबा भी आप याद कर लीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है जब तक आपका एग्जाम क्रैक ना हो जाए। आपको अपने सिलेक्शन के बाद ही रुकना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया? तो क्या आप जानते हैं एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा है आपका मालदीव। मालदीव कहाँ पर है? मालदीव आपका हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में एक द्वीप भी है और ये देश तो है ही। द्वीप भी, जो द्वीप है वो देश भी हो सकते हैं, ये हिंद महासागर में। और एशिया का सबसे बड़े की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? चीन। दोनों में ही है ये, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही चीन एशिया का सबसे बड़ा है, और ये आपका जो मालदीव है हिंद महासागर में, ये सबसे छोटा है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ध्रुव नगर या स्मोक सिटी? तो क्या आप जानते हैं जो आपका शिकागो है, ये अमेरिका में है शिकागो, इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? सिगार पीते हैं। स्मोक सिटी इसको बोलते हैं, वो सिगरेट सबसे ज़्यादा बोलते हैं। स्मोक की सारी चीज़ें अलग अलग भी होंगी, तो वो सबसे ज़्यादा पीते हैं शिकागो में, तो इसलिए इसको ध्रुव नगर या स्मोक सिटी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा सिगरेट आपके शिकागो में ही पिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4%, तो आप समझ गए पूरे विश्व पर जितना भी क्षेत्रफल है उसका केवल भारत पे 2.4% है। अब आप बताएंगे उस पर भारत की जनसंख्या, जो पूरे विश्व में जनसंख्या उसका कितना परसेंटेज है? इंडियाज एरिया इज 2.4 ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया, बट इट्स जो पॉपुलेशन है वो आपको बतानी है। तो जब 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना में पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% भाग पाया गया था। अब क्या है, 2021 की जनगणना होनी थी लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो पाई, तो 21 का डेटा अभी हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन पुराना ही है। तो अगर 21 का डेटा तो आएगा ही नहीं। खैर, अब तो क्या होगा, जैसे डेटे बदलते हैं, याद रखना जनगणना हर 10 साल बाद होती है बच्चों, तो अभी आप जनगणना ये 2011 वाला ही डेटा याद रखना, क्योंकि 21 का तो आया ही नहीं है। चलिए, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? द मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तो देखिए क्या है, जो ये भारत है, भारत क्या
किसी भी स्थान का जो हम लोकेशन है, एड्रेस है, वो किस आधार पर देते हैं पृथ्वी पर? अक्षांश और देशांतर के आधार पर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, मतलब स्थान एक तरह से लैटिट्यूड दिए, लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं। तो भारत का अक्षांश की बात करो, भारत किन अक्षांश रेखाओं के बीच में है? तो भारत अक्षांश रेखाओं के बीच में ये देशांतर रेखाएं है बच्चों, और ये अक्षांश रेखाएं। ऐसी अक्षांश रेखाएं होती हैं, आपको पता ही है, और ये होती है आपकी देशांतर रेखाएं। तो भारत की कितनी अक्षांश रेखाएं और कितनी देशांतर रेखाएं? ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। लेकिन जितने भी देशांतर है वो भारत के सबसे पूर्व जाएंगे, और जितने भी अक्षांश है वो सभी उत्तरी जाएंगे। तो भारत है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये मत बोलना कि मैडम ये पूर्वी है और यहाँ पर आपने पश्चिम, लेकिन ये वो लिखा है आपका देशांतर पूर्वी। तो बिल्कुल ठीक है, भारत की दिशा तो भी पश्चिम है, लेकिन जो देशांतर है वो पूरे के पूरे कौन से है? पूर्वी, क्योंकि भारत पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आंसर आ जाएगा आपका, अगर पश्चिमी पूछेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक है बच्चों, ये सबसे पश्चिमी देशांतर है भारत का, और सबसे पूर्वी देशांतर जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? डाउट मत करना, क्योंकि भारत देखिए यहाँ पर है। भारत कहाँ पर है आपका? ये है भारत, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। भारत कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत नॉर्थ और ईस्ट में है। ठीक है, भारत में जितनी भी अक्षांश रेखाएं गई वो सारी की सारी उत्तरी होंगी। भारत में जितनी भी देशांतर रेखाएं गई वो सारी की सारी पूर्वी होंगी। बेशक भारत की ये दिशा वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। समझ रहे हो ना आप? तो जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। और क्या है कि बिथु, यहाँ पर देशांतर तो ये हुआ, और यहाँ पर सरक्रिक है, यहाँ पर उस स्थान का नाम है सरक्रिक और गोहर मोती, लोकल प्लेस का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न की? विच रिवर ऑफ बिहार चेंज इट्स कोर्स इन द ईयर 2008 एंड क्रिएटेड ए डिजास्टर सिचुएशन। तो आपको पता ही है क्या होता है कि जो आपकी जो बिहार की कोसी नदी है, तो बिहार की कोसी नदी को आप क्या बोलते हो? बिहार का शोक बोलते हो। बिहार का शोक, बिहार का शोक, क्योंकि ये भारत की क्रमहीन नदी है। कैसी नदी है ये? क्रमहीन। इसका कोई घूमने का क्रम ही नहीं है। ज़्यादातर जितनी पर नदियां हैं वो एक अपने निश्चित स्थान से गुजरती हैं, लेकिन कोसी क्या है? नेपाल हिमालय से निकलती है, अधिक ऊंचाई से निकलती है और ये भारत में प्रवेश करती है। लेकिन इसकी जो रास्ता है वो अलग अलग है, फिक्स नहीं है, तो ये कहीं से भी गुजरने लगती है और वहीं पर क्या करेगी? फिर ये आपका बाढ़ लेकर आएगी। तो कोसी को बोलते हैं बिहार का शोक। ठीक है, और ये वहां पर आपदाएं लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो आपको पता है मानसून पवन भी होती है, और मानसून पवनों के द्वारा होने वाली वर्षा को मानसूनी वर्षा भी कहा जाता है, और भारत मानसूनी पवन या मानसूनी वर्षा का ही क्षेत्र है। तो जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द, फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज का है ये, तो इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पीली क्रांति या पीत क्रांति का संबंध किससे है? येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है बच्चों तिलहन उत्पादन से, ऑयल सीड प्रोडक्शन से। बहुत सारे क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप याद कर लेना। नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति, राउंड क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, अमृत क्रांति। तो जो क्रांतियां हैं वहां से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पीली क्रांति का संबंध है बच्चों तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? वेयर इज बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका। तो आप क्या जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर
जो माइका का भंडार है वो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा माइका भारत में ही पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ी होगी, समझी होगी, और जो भी डाउट होगा आप नोटबुक कर लीजिए और नोट करके टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे पूछ सकते हैं, और जितनी भी क्लासेस है उसका PDF आपको वहीं पर मिलता है। जो नए बच्चे हैं वो सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ आप हमारे राइस्मार्ट ऐप से भी पढ़ सकते हैं। राइस्मार्ट ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए कंप्लीट SSC सॉल्यूशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको हर रोज़ 3 घंटे की थ्योरी की SSC के सिलेबस की क्लासेस मिलेगी। फिर आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट भी मिलता रहेगा। जेनरिक टॉपिक वीडियोस भी हैं वहाँ पर, आपको स्टडी मटेरियल भी है वहाँ पर आपके लिए। बाकी आप जानकारी टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी ले सकते हैं, जो हमारा नंबर है 82827099, इस नंबर पर भी कॉल करके ले सकते हैं। तो और जब भी आप हमारे कोर्स में राइस्मार्ट पर आप लेंगे सब्सक्रिप्शन और मेरा कोड यूज़ करेंगे TB500, तो बच्चों TB500 कोड को यूज़ करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में काफ़ी डिस्काउंट भी मिलेगा। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अच्छे से रहे, पॉजिटिव रहे अपने बारे में, सिर्फ मेहनत करते रहें। आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इस चैनल पर आपको मेरी लाइव क्लास मिलेगी, 5 PM पर लाइव क्लास मिलेगी, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 3 डेज आपको मेरी लाइव क्लास मिलेगी, तो 5 PM आना मत भूलिएगा। अगेन थैंक यू एंड गुड लक।